न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं मयूरी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुबह सुबह बिहार को चौंकाने की तैयारी में नीतीश कुमार के ये दो विरोधी। हरियाणा में रिश्वत लेने की आरोपी HCS अफसर मीनाक्षी दहिया बहाल। अब चंडीगढ़ दूर नहीं, हरियाणा बनने के 59 साल बाद हिसार ने पहली सीधी ट्रेन शुरू। भारत की एयर डिफेंस के लिए कैसे सबसे बड़ा सिरदर्द बनी ये चीनी मिसाइल। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मलाड में अवैध निर्माण के लिए BMC ने भेजा नोटिस। पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ शातिर बदमाश, ड्राइवर की हत्या कर लूटा था 4 करोड़ का कॉपर। कैलिफोर्निया के दिल में आतंकी हमला, दहल गया पाम स्प्रिंग। अब खबरें विस्तार से। सुबह सुबह बिहार को चौंकाने की तैयारी में नीतीश कुमार के ये दो विरोधी करने जा रहे हैं बड़ा काम। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव करते आप सबकी आवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष RPC सिंह आज 10 बजे जनसुराज का दामन थामेंगे। पटना के शेखपुरा हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधिवत इसकी घोषणा भी होगी। इन मौके पर जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर के साथ अन्य बड़े नेता भी शामिल रहेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध मोर्चा खोल चुके RCP सिंह और प्रशांत किशोर चुनावी जंग का ऐलान नालंदा की धरती से करेंगे। जनसुराज का मानना है कि नीतीश 3 NDA सरकार का पोल वो नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र से करेंगे और बाद में इसका विस्तार होगा। अब जनसुराज के अभियान में PK और RCP की जोड़ी साथ साथ अभियान चलाएंगी। जनसुराज सूत्रों की माने तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा होनी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह आज संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। ज्ञान हो कि जनसुराज का संचालन शेखपुरा हाउस से हो रहा है। यह हाउस पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह का ही है। माना जा रहा है कि आप सबकी आवाज का हाल ही में निबंधन हुआ है। प्रशांत किशोर की जनसुराज और आप सबकी आवाज को मजर में कानूनी अड़चन आ सकती है और बेवजह देर भी हो सकती है। इसलिए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को सत्ता से अपदस्थ करने को पार्टी का गठन करने वाले दोनों योद्धा अब एक साथ मिलकर NDA को परास्त करने की रणनीति पर काम करेंगे। एक समय था जब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रबल समर्थक और रणनीतिकार PK ही थे। इन्होंने ही नारा दिया था, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, IAS रहे RCP की। नीतीश कुमार के प्रभाव में ही जनता दलियों को ज्वाइन किया और JDU के प्रमुख संगठनकर्ता बन गए। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया और केंद्रीय मंत्री भी, पर JDU के तोड़ने के आरोप लगने से आहट RCP ने JDU से नाता तोड़ा और BJP की सदस्यता ग्रहण की। लेकिन जब नीतीश कुमार फिर NDA में आ गए तो वे भाजपा में इग्नोर किए जाने लगे। नतीजतन उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते आप सबकी आवाज पार्टी का गठन कर NDA की चुनौती दे डाली। सुबह सुबह बिहार को चौंकाने की तैयारी में नीतीश कुमार के ये दो विरोधी करने जा रहे हैं बड़ा काम। बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव करते आप सबकी आवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष RPC सिंह आज 10 बजे जनसुराज का दामन थामेंगे। पटना के शेखपुरा हाउस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधिवत इसकी घोषणा भी होगी। इन मौके पर जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर के साथ अन्य बड़े नेता भी शामिल रहेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरुद्ध मोर्चा खोल चुके RCP सिंह और प्रशांत किशोर चुनावी जंग का ऐलान नालंदा की धरती से करेंगे। जनसुराज का मानना है कि नीतीश 3 NDA सरकार का पोल वो नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र से करेंगे और बाद में इसका विस्तार होगा। अब जनसुराज के अभियान में PK और RCP की जोड़ी साथ साथ अभियान चलाएंगी। जनसुराज सूत्रों की माने तो आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी घोषणा होनी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह आज संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे। ज्ञान हो कि जनसुराज का संचालन शेखपुरा हाउस से हो रहा है। यह हाउस पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह का ही है। माना जा रहा है कि आप सबकी आवाज का हाल ही में निबंधन हुआ है। प्रशांत किशोर की जनसुराज और आप सबकी आवाज को मजर में कानूनी अड़चन आ सकती है और बेवजह देर भी हो सकती है। इसलिए माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को सत्ता से अपदस्थ करने को पार्टी का गठन करने वाले दोनों योद्धा अब एक साथ मिलकर NDA को
परास्त करने की रणनीति पर काम करेंगे। एक समय था जब राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रबल समर्थक और रणनीतिकार पीके ही थे। इन्होंने ही नारा दिया था, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, IAS रहे RCP की। नीतीश कुमार के प्रभाव में ही जनता दलियों को ज्वाइन किया और JDU के प्रमुख संगठनकर्ता बन गए। पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया और केंद्रीय मंत्री भी, पर JDU के तोड़ने के आरोप लगने से आहट RCP ने JDU से नाता तोड़ा और बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। लेकिन जब नीतीश कुमार फिर NDA में आ गए तो वे भाजपा में इग्नोर किए जाने लगे। नतीजतन उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलते आप सबकी आवाज पार्टी का गठन कर NDA की चुनौती दे डाली। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। हरियाणा में रिश्वत लेने के आरोपी SCS अफसर मीनाक्षी दहिया बहाल, मिली नई पोस्टिंग, जाने पूरा मामला। हरियाणा सरकार ने पिछले साल रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार महिला SCS अधिकारी को बहाल करके नई नियुक्ति दे दी है। महिला अधिकारी के खिलाफ जांच जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार की देर रात मीनाक्षी दहिया को कृषि विभाग में अतिरिक्त निर्देशक लगाया है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने दहिया की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। मीनाक्षी दहिया के खिलाफ 29 मई 2024 को रिश्वत केस का खुलासा हुआ था। नाम आने के बाद मीनाक्षी दहिया करीब 4 महीने गायब रही। हाईकोर्ट ने भी केस की गंभीरता को देखते हुए SCS मीनाक्षी दहिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सितंबर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वह जमानत पर है। एक रिटायर्ड जिला मत्स्य अधिकारी ने ACB को शिकायत दी थी कि उन्हें सेवा में रहते हुए विभाग ने चार्जशीट किया था। रिटायरमेंट के बाद उन्हें नौकरी से जुड़े फायदे नहीं मिले, इसके लिए वह विभाग के पास गए। इस मामले में अधिकारी ने उनके खिलाफ चार्जशीट वापस लेने के लिए मंजूरी दे दी। यह फाइल अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास जानी थी, जिसके बाद मंत्री को भेजी जानी थी। इससे पहले यह फाइल मत्स्य विभाग की तत्कालीन संयुक्त सचिव मीनाक्षी दहिया के पास गई। दहिया ने 17 अप्रैल को अपने स्टेनोग्राफर जोगिंदर सिंह के जरिए उसे पंचकुला ऑफिस में बुलाया, जहां फाइल अपूर्व करने के बदले 1 लाख रुपए मांगे गए। यह 1 लाख रिश्वत दहिया के कुक के जरिए ली थी। हरियाणा में रिश्वत लेने के आरोपी SCS अफसर मीनाक्षी दहिया बहाल, मिली नई पोस्टिंग, जाने पूरा मामला। हरियाणा सरकार ने पिछले साल रिश्वत के आरोप में गिरफ्तार महिला SCS अधिकारी को बहाल करके नई नियुक्ति दे दी है। महिला अधिकारी के खिलाफ जांच जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने शुक्रवार की देर रात मीनाक्षी दहिया को कृषि विभाग में अतिरिक्त निर्देशक लगाया है। प्रदेश के मुख्य सचिव ने दहिया की नियुक्ति के आदेश जारी किए गए हैं। मीनाक्षी दहिया के खिलाफ 29 मई 2024 को रिश्वत केस का खुलासा हुआ था। नाम आने के बाद मीनाक्षी दहिया करीब 4 महीने गायब रही। हाईकोर्ट ने भी केस की गंभीरता को देखते हुए SCS मीनाक्षी दहिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद सितंबर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल वह जमानत पर है। एक रिटायर्ड जिला मत्स्य अधिकारी ने ACB को शिकायत दी थी कि उन्हें सेवा में रहते हुए विभाग ने चार्जशीट किया था। रिटायरमेंट के बाद उन्हें नौकरी से जुड़े फायदे नहीं मिले, इसके लिए वह विभाग के पास गए। इस मामले में अधिकारी ने उनके खिलाफ चार्जशीट वापस लेने के लिए मंजूरी दे दी। यह फाइल अतिरिक्त मुख्य सचिव के पास जानी थी, जिसके बाद मंत्री को भेजी जानी थी। इससे पहले यह फाइल मत्स्य विभाग की तत्कालीन संयुक्त सचिव मीनाक्षी दहिया के पास गई। दहिया ने 17 अप्रैल को अपने स्टेनोग्राफर जोगिंदर सिंह के जरिए उसे पंचकुला ऑफिस में बुलाया, जहां फाइल अपूर्व करने के बदले 1 लाख रुपए मांगे गए। यह 1 लाख रिश्वत दहिया के कुक के जरिए ली थी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। अब चंडीगढ़ दूर नहीं, हरियाणा बनने के 59 साल बाद हिसार से पहली सीधी ट्रेन शुरू। हरियाणा बनने के 59 वर्षों बाद हिसार से चंडीगढ़ के लिए पहली सीधी ट्रेन शनिवार से शुरू की गई। हिसार की विधायक सावित्री जिंदल और कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने संयुक्त रूप से 2 नई ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन ट्रेनों में से एक सीधी ट्रेन हिसार से चंडीगढ़ के लिए है, जबकि दूसरी ट्रेन हिसार से रेवाड़ी के लिए चलेंगी, जिससे गुरुग्राम और दिल्ली NCR के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। इस मौके पर हिसार रेलवे स्टेशन पर एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और रेलवे विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
स्टेशन को फूलों और रंगीन झंडियों से सजाया गया था। 1967 में जब हरियाणा अस्तित्व में आया तभी से ये मांग उठी थी, लेकिन हिसार को राजधानी चंडीगढ़ से सीधे जोड़ा जाए, लेकिन अब तक इसी दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। हिसार की विधायक सावित्री जिंदल और सांसद नवीन जिंदल ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय के समक्ष बार बार इसे प्रमुखता से रखा। सावित्री जिंदल ने रेल मंत्रालय, बीकानेर रेल मंडल के डीएम और स्थानीय रेलवे अधिकारी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक रेल सेवा नहीं बल्कि हिसार की तरक्की की दिशा में एक बड़ी छलांग है। ये ट्रेनें हमारे युवाओं को, विद्यार्थियों को, व्यापारियों को और सरकारी कर्मचारी के लिए सुविधाजनक, सुलभ और सस्ती यात्रा का नया विकल्प प्रदान करेंगी। जिंदल ने कहा कि अब उनका अगला लक्ष्य अग्रोहा को रेल मार्ग से जोड़ना है। सांसद नवीन जिंदल ने क्या कहा? सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि आने वाले समय में और भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा ताकि हिसार के हर कोने को रेल मार्ग से जोड़ा जा सके। हिसार से चंडीगढ़ और कुरुग्राम के लिए शुरू की गई ये नई रेल सेवाएं विकास और संभावनाओं की नई राह भी खोलेगी। नई ट्रेनों की शुरुआत से जनता में उत्साह और खुशी का माहौल है। नागरिकों ने एक सुर में कहा कि अब चंडीगढ़ दूर नहीं। हिसार वासियों का कहना है कि इससे न सिर्फ यात्रा सुगम होगी बल्कि व्यापार, शिक्षा और सरकारी कार्यों के लिए भी चंडीगढ़ और कुरुग्राम तक पहुंचना अब पहले से कहीं अधिक आसान होगा। अब चंडीगढ़ दूर नहीं, हरियाणा बनने के 59 साल बाद हिसार से पहली सीधी ट्रेन शुरू। हरियाणा बनने के 59 वर्षों बाद हिसार से चंडीगढ़ के लिए पहली सीधी ट्रेन शनिवार से शुरू की गई। हिसार की विधायक सावित्री जिंदल और कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल ने संयुक्त रूप से 2 नई ट्रेनों की हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन ट्रेनों में से एक सीधी ट्रेन हिसार से चंडीगढ़ के लिए है, जबकि दूसरी ट्रेन हिसार से रेवाड़ी के लिए चलेंगी, जिससे कुरुग्राम और दिल्ली एनसीआर के यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। इस मौके पर हिसार रेलवे स्टेशन पर एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और रेलवे विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। स्टेशन को फूलों और रंगीन झंडियों से सजाया गया था। 1967 में जब हरियाणा अस्तित्व में आया तभी से ये मांग उठी थी, लेकिन हिसार को राजधानी चंडीगढ़ से सीधे जोड़ा जाए, लेकिन अब तक इसी दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। हिसार की विधायक सावित्री जिंदल और सांसद नवीन जिंदल ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय के समक्ष बार बार इसे प्रमुखता से रखा। सावित्री जिंदल ने रेल मंत्रालय, बीकानेर रेल मंडल के डीएम और स्थानीय रेलवे अधिकारी का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा, ये सिर्फ एक रेल सेवा नहीं बल्कि हिसार की तरक्की की दिशा में एक बड़ी छलांग है। ये ट्रेनें हमारे युवाओं को, विद्यार्थियों को, व्यापारियों को और सरकारी कर्मचारी के लिए सुविधाजनक, सुलभ और सस्ती यात्रा का नया विकल्प प्रदान करेंगी। जिंदल ने कहा कि अब उनका अगला लक्ष्य अग्रोहा को रेल मार्ग से जोड़ना है। सांसद नवीन जिंदल ने क्या कहा? सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि आने वाले समय में और भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स पर काम किया जाएगा ताकि हिसार के हर कोने को रेल मार्ग से जोड़ा जा सके। हिसार से चंडीगढ़ और कुरुग्राम के लिए शुरू की गई ये नई रेल सेवाएं विकास और संभावनाओं की नई राह भी खोलेगी। नई ट्रेनों की शुरुआत से जनता में उत्साह और खुशी का माहौल है। नागरिकों ने एक सुर में कहा कि अब चंडीगढ़ दूर नहीं। हिसार वासियों का कहना है कि इससे न सिर्फ यात्रा सुगम होगी बल्कि व्यापार, शिक्षा और सरकारी कार्यों के लिए भी चंडीगढ़ और कुरुग्राम तक पहुंचना अब पहले से कहीं अधिक आसान होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की एयर डिफेंस के लिए कैसे सबसे बड़ा सिरदर्द बनी है चीनी मिसाइल। 11 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल AK भारती ने कुछ तस्वीरें दिखाई। ये तस्वीरें चीन की बनी PL-15 मिसाइल की थी। यह मिसाइल पंजाब में मिली थी। इसे पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान से दागा गया था। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक लगभग युद्ध जैसे हालात थे। लगभग 7 साल पहले जब इस मिसाइल को पहली बार दिखाया गया था तो इसी अमेरिका और यूरोप की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से बेहतर बताया गया था। कहा गया था कि यह मिसाइल दूरी, गति और मार्गदर्शन के मामले में सबसे आगे है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मिसाइल के इस्तेमाल के बाद लोगों को लगने लगा है कि क्या यह चीनी हथियार अपनी श्रेणी से सबसे अच्छा साबित हुआ है।
अमेरिका ने कई साल पहले AIM मिसाइलें बनाई थी। ये मिसाइलें अमेरिकी सेना का मुख्य हथियार है और इनमें कई बार सुधार किए गए, लेकिन AIM 120 का जो नया वर्जन है उसे यूरोप और चीन की मिसाइलों से थोड़ा पीछे माना जाता है। चीन की पहली अच्छी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल PL-12 थी। वह मिसाइल 2005 के आसपास आई थी। इसके बाद चीन ने PL-15 के साथ एक बड़ी छलांग लगाई। AIM की तरह PL-15 में भी ईंधन का ठोस मोटर है, लेकिन दूसरी मिसाइलों से अलग दोहरी प्लस ठोस मोटर है। मतलब इसमें मोटर को चलाने के लिए ठोस ईंधन के दो हिस्से हैं, एक नहीं। इन दोनों हिस्सों के बीच में एक ऐसी परत होती है जो आग को फैलने से रोकती है। इससे मिसाइल अपनी जरूरत के हिसाब से ईंधन का इस्तेमाल कर सकती है ताकि वह अपनी गति या दूरी को बढ़ा सके। PL-15 की गति के मामले में सबसे करीबी मुकाबला यूरोप के कई देशों द्वारा मिलकर बनाई गई मेटोर मिसाइल से है। इस मिसाइल में भी ईंधन का मजबूत मोटर है, लेकिन इसमें रेमजेट भी है। रेमजेट एक ऐसा इंजन है जो तरल ईंधन से चलता है और मिसाइल को गति और दूरी बढ़ाने में मदद करता है। भारत के राफेल विमानों में MBDA द्वारा बनाई गई मेटोर मिसाइलें लगी है। सरल शब्दों में कहे तो PL-15 एक आधुनिक मिसाइल है जो चीन ने बनाई है। यह मिसाइल बहुत तेज है और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। हाल ही में इस मिसाइल का इस्तेमाल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में किया गया। इस मिसाइल के मिलने से भारत को इसकी तकनीक को समझने और अपनी सुरक्षा को बेहतर बनाने का मौका मिल सकता है। भारत की एयर डिफेंस के लिए कैसे सबसे बड़ा सिरदर्द बनी है चीनी मिसाइल। 11 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एयर मार्शल AK भारती ने कुछ तस्वीरें दिखाई। ये तस्वीरें चीन की बनी PL-15 मिसाइल की थी। यह मिसाइल पंजाब में मिली थी। इसे पाकिस्तान के एक लड़ाकू विमान से दागा गया था। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक लगभग युद्ध जैसे हालात थे। लगभग 7 साल पहले जब इस मिसाइल को पहली बार दिखाया गया था तो इसी अमेरिका और यूरोप की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से बेहतर बताया गया था। कहा गया था कि यह मिसाइल दूरी, गति और मार्गदर्शन के मामले में सबसे आगे है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस मिसाइल के इस्तेमाल के बाद लोगों को लगने लगा है कि क्या यह चीनी हथियार अपनी श्रेणी से सबसे अच्छा साबित हुआ है। अमेरिका ने कई साल पहले AIM मिसाइलें बनाई थी। ये मिसाइलें अमेरिकी सेना का मुख्य हथियार है और इनमें कई बार सुधार किए गए, लेकिन AIM 120 का जो नया वर्जन है उसे यूरोप और चीन की मिसाइलों से थोड़ा पीछे माना जाता है। चीन की पहली अच्छी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल PL-12 थी। वह मिसाइल 2005 के आसपास आई थी। इसके बाद चीन ने PL-15 के साथ एक बड़ी छलांग लगाई। AIM की तरह PL-15 में भी ईंधन का ठोस मोटर है, लेकिन दूसरी मिसाइलों से अलग दोहरी प्लस ठोस मोटर है। मतलब इसमें मोटर को चलाने के लिए ठोस ईंधन के दो हिस्से हैं, एक नहीं। इन दोनों हिस्सों के बीच में एक ऐसी परत होती है जो आग को फैलने से रोकती है। इससे मिसाइल अपनी जरूरत के हिसाब से ईंधन का इस्तेमाल कर सकती है ताकि वह अपनी गति या दूरी को बढ़ा सके। PL-15 की गति के मामले में सबसे करीबी मुकाबला यूरोप के कई देशों द्वारा मिलकर बनाई गई मेटोर मिसाइल से है। इस मिसाइल में भी ईंधन का मजबूत मोटर है, लेकिन इसमें रेमजेट भी है। रेमजेट एक ऐसा इंजन है जो तरल ईंधन से चलता है और मिसाइल को गति और दूरी बढ़ाने में मदद करता है। भारत के राफेल विमानों में MBDA द्वारा बनाई गई मेटोर मिसाइलें लगी है। सरल शब्दों में कहे तो PL-15 एक आधुनिक मिसाइल है जो चीन ने बनाई है। यह मिसाइल बहुत तेज है और इसकी रेंज भी काफ़ी ज़्यादा है। हाल ही में इस मिसाइल का इस्तेमाल भारत और पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष में किया गया। इस मिसाइल के मिलने से भारत को इसकी तकनीक को समझने और अपनी सुरक्षा को बेहतर बनाने का मौका मिल सकता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मलाड में अवैध निर्माण के लिए BMC ने भेजा नोटिस, दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। मुंबई के मड इलाके में अवैध इमारतों को हटाने के लिए BMC गंभीर हो गई है। अब इस सूची में मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल हो गया है। दिग्गज अभिनेता और भाजपा नेता को मलाड के एरंगल गांव में एक भूखंड पर कथित रूप से अवैध निर्माण कराने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार मिथुन को अब यह बताना होगा कि निर्माण को क्यों नहीं गिराया जाना चाहिए। अगर वह जवाब नहीं देते या इसका औचित्य साबित करने में विफल रहते हैं तो BMC का कहना है कि वे इसे ध्वस्त कर देंगे। अभिनेता को संभावित कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ये कोई एक मामला नहीं है। BMC ने मड एरिया में 100 से ज्यादा अवैध निर्माणों को चिन्हित किया है।
जिनमें कुछ बंगले भी शामिल है जो कथित तौर पर फर्जी लेआउट प्लान का इस्तेमाल करके बनाए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि वे मई के अंत तक ऐसी सभी अवैध इमारतों को हटाने की योजना बना रहे हैं। बीएमसी सूत्रों के मुताबिक एरगल गांव में हीरा देवी मंदिर के पास निरीक्षण के दौरान एक से अधिक मेजनाई मंजिला इमारतें, एक ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर और ईंटों, लकड़ी, कांच और ऐसी सीट से बनी 3 अस्थायी निर्माण पाए गए। ये संरचनाएं सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना क्षेत्र में बनाई गई है, जिसके लिए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीएमसी ने मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 351 के तहत मिथुन चक्रवर्ती को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 10 मई से 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। उनसे स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि कथित निर्माण को क्यों न हटाया जाए, उसमें बदलाव क्यों न किया जाए या फिर उस जगह का इस्तेमाल क्यों न बंद किया जाए। अगर वह समय पर जवाब देने में विफल रहते हैं तो नगर निकाय संरचना के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि इस तरह के उल्लंघन मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 475A के अंतर्गत आते हैं, जिसके लिए जुर्माना और यहां तक कि जेल भी हो सकती है। इस बीच मिथुन चक्रवर्ती ने बीएमसी नोटिस पर कहा, मैंने कोई अवैध निर्माण नहीं कराया है और मेरे पास कोई अनधिकृत संरचना नहीं है। कई लोगों को नोटिस भेजे गए हैं और हम अपना जवाब भेज रहे हैं। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को मलाड में अवैध निर्माण के लिए बीएमसी ने भेजा नोटिस, दी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। मुंबई के मड इलाके में अवैध इमारतों को हटाने के लिए बीएमसी गंभीर हो गई है। अब इस सूची में मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल हो गया है। दिग्गज अभिनेता और भाजपा नेता को मलाड के एरंगल गांव में एक भूखंड पर कथित रूप से अवैध निर्माण कराने के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया है। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार मिथुन को अब यह बताना होगा कि निर्माण को क्यों नहीं गिराया जाना चाहिए। अगर वह जवाब नहीं देते या इसका औचित्य साबित करने में विफल रहते हैं तो बीएमसी का कहना है कि वे इसे ध्वस्त कर देंगे। अभिनेता को संभावित कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। ये कोई एक मामला नहीं है। बीएमसी ने मड एरिया में 100 से ज्यादा अवैध निर्माणों को चिन्हित किया है, जिनमें कुछ बंगले भी शामिल है जो कथित तौर पर फर्जी लेआउट प्लान का इस्तेमाल करके बनाए गए थे। अधिकारियों का कहना है कि वे मई के अंत तक ऐसी सभी अवैध इमारतों को हटाने की योजना बना रहे हैं। बीएमसी सूत्रों के मुताबिक एरगल गांव में हीरा देवी मंदिर के पास निरीक्षण के दौरान एक से अधिक मेजनाई मंजिला इमारतें, एक ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर और ईंटों, लकड़ी, कांच और ऐसी सीट से बनी 3 अस्थायी निर्माण पाए गए। ये संरचनाएं सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लिए बिना क्षेत्र में बनाई गई है, जिसके लिए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। बीएमसी ने मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 351 के तहत मिथुन चक्रवर्ती को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्हें 10 मई से 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए कहा गया है। उनसे स्पष्ट करने के लिए कहा गया है कि कथित निर्माण को क्यों न हटाया जाए, उसमें बदलाव क्यों न किया जाए या फिर उस जगह का इस्तेमाल क्यों न बंद किया जाए। अगर वह समय पर जवाब देने में विफल रहते हैं तो नगर निकाय संरचना के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। एक अधिकारी ने बताया कि इस तरह के उल्लंघन मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 475A के अंतर्गत आते हैं, जिसके लिए जुर्माना और यहां तक कि जेल भी हो सकती है। इस बीच मिथुन चक्रवर्ती ने बीएमसी नोटिस पर कहा, मैंने कोई अवैध निर्माण नहीं कराया है और मेरे पास कोई अनधिकृत संरचना नहीं है। कई लोगों को नोटिस भेजे गए हैं और हम अपना जवाब भेज रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ शातिर बदमाश, ड्राइवर की हत्या कर लूटा था 4 करोड़ का कॉपर। बुलेट प्रूफ जैकेट से बची एसएचओ की जान। उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी जिले में पुलिस ने शनिवार देर रात एनकाउंटर में एक कुख्यात बदमाश को मार गिराया। आरोपी संतोष उर्फ राजू पर 4 करोड़ के कॉपर वायर से लंदे टेलर की लूट और उसके ड्राइवर की हत्या का आरोप था। वारदात के बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए कई जिलों में छिपता फिर रहा था। जानकारी के अनुसार यह घटना कौशाम्बी के कोकराज थाना क्षेत्र की है। यहां शनिवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें कुख्यात बदमाश संतोष उर्फ राजू मारा गया। यह वही आरोपी है जिसने 4 करोड़ रुपए के कॉपर वायर लदे टेलर को लूटने के बाद चालक सांबरमल मीना की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक ट्रक ड्राइवर राजस्थान के अजमेर के जगपुरा गांव का रहने वाला था। एसपी राजेश कुमार के मुताबिक सांबरमल मीना गुजरात से कॉपर वायर लोड कर
प्रयागराज के सूबेदारगंज जा रहा था। तभी कंकोड़ा हाईवे पर संतोष ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर ओवरटेक कर ट्रेलर रोका। ड्राइवर को गन पॉइंट पर लिया और वायर किसी और को बेचने का लालच दिया। ड्राइवर ने मना किया तो उसे गोली मार दी और शव को झाड़ियों के फेंक दिया। लूट के बाद आरोपी ट्रेलर को प्रतापगढ़ सीमा में खड़ा कर फरार हो गए। शनिवार रात संतोष कुछ लोगों को कॉपर वायर बेचने की डील कर रहा था, तभी पुलिस ने दबिश दी और उसे पकड़ लिया। पुलिस जब आरोपी को घटनास्थल पर लेकर गई तो उसने झाड़ियों में छिपाई हुई पिस्तौल निकालकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसमें SHO चंद्रभूषण मौर्य और एक दरोगा की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में संतोष के सीने पे 6 गोलियां लगी और मौके पर ही ढेर हो गया। SP राजेश कुमार ने कहा कि एनकाउंटर में मारा गया बदमाश संतोष उर्फ राजू जौनपुर के खेता सराय थाना क्षेत्र के पोरोई कला गांव का रहने वाला था। इसके खिलाफ 6 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। कुछ मुकदमे मुंबई में भी दर्ज है। घटना में शामिल इसके 2 साथी अभी भी फरार है। ये गैंग हाईवे पर रेकी कर कीमती धातु से लोड वाहनों में लूटपाट करता था। उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी जिले में पुलिस ने शनिवार देर रात एनकाउंटर में एक कुख्यात बदमाश को मार गिराया। आरोपी संतोष उर्फ राजू पर 4 करोड़ के कॉपर वायर से लंदे टेलर की लूट और उसके ड्राइवर की हत्या का आरोप था। वारदात के बाद आरोपी पुलिस से बचने के लिए कई जिलों में छिपता फिर रहा था। जानकारी के अनुसार यह घटना कौशाम्बी के कोकराझ थाना क्षेत्र की है। यहाँ शनिवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें कुख्यात बदमाश संतोष उर्फ राजू मारा गया। यह वही आरोपी है जिसने 4 करोड़ रुपए के कॉपर वायर लदे टेलर को लूटने के बाद चालक सांबरमल मीना की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक ट्रक ड्राइवर राजस्थान के अजमेर के जगपुरा गांव का रहने वाला था। SP राजेश कुमार के मुताबिक सांबरमल मीना गुजरात से कॉपर वायर लोड कर प्रयागराज के सूबेदारगंज जा रहा था। तभी कंकोड़ा हाईवे पर संतोष ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ओवरटेक कर ट्रेलर रोका। ड्राइवर को गन पॉइंट पर लिया और वायर किसी और को बेचने का लालच दिया। ड्राइवर ने मना किया तो उसे गोली मार दी और शव को झाड़ियों के फेंक दिया। लूट के बाद आरोपी ट्रेलर को प्रतापगढ़ सीमा में खड़ा कर फरार हो गए। शनिवार रात संतोष कुछ लोगों को कॉपर वायर बेचने की डील कर रहा था, तभी पुलिस ने दबिश दी और उसे पकड़ लिया। पुलिस जब आरोपी को घटनास्थल पर लेकर गई तो उसने झाड़ियों में छिपाई हुई पिस्तौल निकालकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसमें SHO चंद्रभूषण मौर्य और एक दरोगा की बुलेट प्रूफ जैकेट पर गोली लगी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में संतोष के सीने पे 6 गोलियां लगी और मौके पर ही ढेर हो गया। SP राजेश कुमार ने कहा कि एनकाउंटर में मारा गया बदमाश संतोष उर्फ राजू जौनपुर के खेता सराय थाना क्षेत्र के पोरोई कला गांव का रहने वाला था। इसके खिलाफ 6 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज है। कुछ मुकदमे मुंबई में भी दर्ज है। घटना में शामिल इसके 2 साथी अभी भी फरार है। ये गैंग हाईवे पर रेकी कर कीमती धातु से लोड वाहनों में लूटपाट करता था। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। कैलिफोर्निया के दिल में आतंकी हमला, दहल गया पाम स्प्रिंग, 1 की मौत 4 घायल। कैलिफोर्निया के आलीशान शहर पाम स्प्रिंग से शनिवार सुबह 11 बजे एक फर्टिलिटी क्लिनिक के करीब हुए भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने इसे जानबूझकर किया गया आतंकी हमला करार दिया है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि क्लिनिक के साथ साथ आसपास की कई इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। FBI के लॉस एजेंसीज कार्यालय के प्रमुख अखिल डेविस ने शनिवार शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमेरिकन रिप्रोडक्टिव सेंटर्स नामक इस फर्टिलिटी क्लिनिक को जानबूझकर निशाना बनाया गया। हालांकि हमले के पीछे का मकसद अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका। डेविस ने कहा, हमारी टीमें इसकी गहन जांच कर रही है। मृत व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और यह भी साफ नहीं है कि वह हमलावर था या नहीं। डेविस ने यह स्पष्ट किया है कि फिलहाल पुलिस किसी अन्य संदिग्ध की तलाश नहीं कर रही है। जांच से जुड़े 2 अधिकारियों ने नाम पर छापने की शर्त पर बताया कि मृत व्यक्ति संभवतः वही था जिसने विस्फोट जो अंजाम दिया, लेकिन जांच अभी शुरुआत चरण में है। पाम स्प्रिंग पुलिस प्रमुख एंडी मिल्स ने यह बयान में कहा, एक सुनियोजित हिंसक घटना प्रतीत होती है। प्रारंभिक जांच में विस्फोट का कारण एक कार बम हो सकता है। घटनास्थल पर एक जली हुई कार मिली जिसके बारे में माना जा रहा है कि उसका विस्फोट से सीधा संबंध हो सकता है। FBI ने अपनी बम विस्फोटों और सबूत इकट्ठा करने वाली टीम को मौके पर तैनात किया है। इसके अलावा ब्यूरो ऑफ अल्कोहल
टोबैको, फायर आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव के विशेषज्ञ भी जांच कर रहे हैं। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकन रिप्रोडक्टिव सेंटर्स के मालिक डॉक्टर माहिर अब्दुल्ला ने फोन पर बताया कि विस्फोट से क्लिनिक का ऑफिस स्पेस पूरी तरह तबाह हो गया, जहां मरीजों से परामर्श किया जाता था। हालांकि IVM लैब और वहां संग्रहित भ्रूण पूरी तरह सुरक्षित है। उन्होंने राहत जताते हुए कहा, शुक्र है कि शनिवार को क्लिनिक में कोई मरीज नहीं था, हमारे सभी कर्मचारी भी सुरक्षित हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि उन्हें अभी तक यह समझ नहीं आया कि यह घटना कैसे और क्यों हुई। धमाका कितना बड़ा था, इसका अंदाजा प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों से लगाया जा सकता है। 47 साल के राइनो विलियम्स ने कहा, मैं ग्राहकों से बात कर रहा था, तभी एक जोरदार धमाका हुआ, सब कुछ हिल गया। मैं तुरंत बाहर भागा, सड़क पर मलबा बिखरा था और एक कार का अगला हिस्सा जल रहा था। आसपास की एक शराब की दुकान के शीशे भी टूटे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि विस्फोट के बाद इलाके में प्लास्टिक और रबर जलने की तेज गंध फैल गई थी। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।